आज हम देखेंगे दक्षिण भारत के राजवंशों में चालुक्य वंश के कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी, जिसकी राजधानी मानखेट थी। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य फोर, सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मानखेट से अपनी राजधानी हटाकर कल्याणी को बनाया, जो कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य फोर हुआ था। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य फोर के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। उस ग्रंथ में हिंदू विधि ग्रंथ एवं याज्ञवल्क्य के स्मृति पर व्याख्या की गई है। विक्रमांक देव चरित्र की रचना बिल्हन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य फोर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद हम देखेंगे चालुक्य वंश बतापी। चालुक्य वंश बतापी जयसिंह ने बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी बतापी थी, जो कि बीजापुर के निकट स्थित है। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कृतिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्निष्ठम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। उसके बाद हम देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया। उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय भी मारा गया। इस विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने बतापी कोड की उपाधि धारण की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, जिसका लेखक रवि कृति था। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत किया गया पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। कहा गया है कि अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। बतापी का निर्माण कर्ता कृतिवर्मन को माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशिन
ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इन्हें अब निजनाश्रय की उपाधि धारण प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय ने पुलकेशिन को अब निजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदक्कल विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रयालोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। उसके बाद हम देखते हैं कि इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सोमेश्वर दंती दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे चालुक्य वंश में बेंगी। कहा गया है कि चालुक्य वंश बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी थी जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी वंश के प्रमुख शासक हुए जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। कौन था? पंडरंग था। आगे हम देखेंगे चोल। चोल के बारे में कहा गया है कि 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे, जो 850 ईस्वी से 887 ईस्वी तक राजगद्दी पर बैठते हैं और शासन करते हैं, जिनकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तविक वास्तुकला कुंजर मलन राजराज पेरुथच्चन था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुभ सुद्धि देवी का मंदिर बनवाया। आगे हम देखते हैं कि चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने किया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे प्रातांक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोतुंग। तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रातांक द्वितीय प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में प्रातांक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। उसके बाद देखते हैं कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महिम पंचम को
भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया तो वहाँ के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। उसके बाद हम देखते हैं कि राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुमिंडी चोल मंडलम बनाया और पोलन रुब्बा को इसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। उसके बाद हम देखते हैं कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। उसके बाद हम देखते हैं कि चोल काल में भूमि के प्रकार बेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहा गया है। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहा गया है। शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को कहा गया है। देवदान या तिरुणम टटडुकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पलीचंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा गया है। नोट में गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। उसके बाद हम देखते हैं कि राजेंद्र द्वितीय ने प्राकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदंब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवाया था। उसके बाद हम देखते हैं कि कोलतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति जो थी गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनर्द्वार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया। उसके बाद हम देखते हैं कि चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंद्रम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंद्रन कहा जाता था। लेखकों में कुछ उच्च अधिकारियों को उड़न कुटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। उसके बाद हम देखते हैं कि संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोटम में कोटम नाडु
में एवं नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। मंडलम जो था कोटम में विभक्त था, कोटम जो था नाडु में, एवं नाडु जो था कई कुर्मों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगरतार कहा जाता था। उसके बाद हम देखते हैं कि बेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद बेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान को कहा गया है। यार प्रधान को कहा गया है, जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। आगे हम देखते हैं और सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांवों की भूमि का अधिग्रहण करना। क्या करना? अधिग्रहण करना। उसके बाद हम देखते हैं कि सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मणों बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा बरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्थ वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेह कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदादित्य सेना। उसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता कैसे की गई थी, उसके बारे में जानेंगे। एक में कहा गया है, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भूराजस्व वसूला जाता है। दूसरा में उनके पास अपना घर होना चाहिए। तीसरा, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। 4 में कहा गया है, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। 5 में कहा गया है, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। उसके बाद 6 में कहा गया है, यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। 7 में कहा गया है, जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे।
तमिल तमिल कवियों में जय गोंदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना है कलिंग तुप्पर्णी। कलिंग तुप्पर्णी। उसके बाद हम देखते हैं कंबन, ओटाटकुटन, ओटाटकुटन और पुंगलेदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? कंबन, ओटाटकुटन और पुंगलेदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा गया है। पंप, पोन्न एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के विधेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। वह 10वीं शताब्दी में था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था, वह तनियर कहलाता था। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर मेरू शिलालेख, जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है। परातंक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम, कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: बलंजियार, नानादैसी, मणिग्रामम। उसके बाद विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। यादव वंश आगे देखेंगे। कहा गया है कि देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिलम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा सिंहन था, जो 1210 ईस्वी से 1246 ईस्वी तक शासन करता है। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद हम देखेंगे होयसाल वंश। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण
विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बलाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र था, जो आधुनिक में जिसका नाम हेलविड है। आगे हम देखते हैं कदम वंश। कदम वंश का स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी बनवासी था। गंग वंश। गंग वंश का संस्थापक बर्जहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकनी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल थी, जो कोलर में स्थित है, जो बाद में तलकाड हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। इस अगला वंश है काकतीय वंश। काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक बीट प्रथम था, जिसने नलगोंडा में एक छोटे से राज्य का गठन किया। नलगोंडा हैदराबाद में स्थित है, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रतापरुद्र था, जो 1295 ईस्वी से 1323 ईस्वी तक शासन करता है। और आगे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 23 में सीमावर्ती राजवंशों का अभय उदय।